देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। आदरणीय मोदी जी, अगर यहाँ घुसपैठी है तो उसका दोषी अगर एकमात्र कोई है तो नरेंद्र मोदी है। देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो ठीक नहीं। वोट चोर, वोट चोर। मोदी जी आज गया जी यानी बिहार में चुनावी भाषण की रैली को संबोधित कर रहे थे और चुनावी भाषण में कल्पना करिए कि घुसपैठिए की याद आ रही हो। घुसपैठिए बिहार के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, घुसपैठिए बिहार के लोगों का हक अधिकार छीन रहे हैं। घुसपैठियों को क्या सब कुछ आप लुटा देंगे? क्या आप अपनी चीजों को घुसपैठियों को दे देंगे? यह भाषण देश के प्रधानमंत्री का है जो 12वें साल इस देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर ये घुसपैठिए आए कहां से, कब आए, कैसे आए और इनको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, इनको चिन्हित क्यों नहीं कर रहे? कितने घुसपैठिए चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के बाद चिन्हित किए हैं, इसका आंकड़ा देश को क्यों नहीं बता रहे? वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री टीवी चैनल को दे रहे अपने साक्षात्कार के कार्यक्रम में ये कह रहे हैं कि एसआईआर तो बिल्कुल ठीक हो रहा है और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, इसका माकूल जवाब हम लोग भी देंगे। अभी तो केस सुप्रीम कोर्ट में है, खैर बाद में हम भी जाएंगे जनता के सामने कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो ठीक नहीं। अब कल्पना करिए कि एसआईआर और बीजेपी के बीच रिश्ता क्या कहलाता है। आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि जहां एक तरफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा उफान पर चल रही है, तूफान मचाए हुए है, जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिलता जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री भी बिहार पहुंचे। प्रधानमंत्री बिहार पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही आरजेडी की तरफ से कई ट्वीट किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अब तक आपने बिहार में जितनी घोषणाएं की उनका हिसाब किताब भी लेते आइएगा। नई घोषणा आप गया जी में करेंगे मोदी जी, तो उसका क्या रूपरेखा है? क्या पुराने भाषणों की तरह गया जी का भाषण भी मोदी जी का केवल घोषणाओं और तमाम तरह के उन उम्मीदों का एक पिटारा बनकर निकलेगा जैसा भाषण बिहार के लोग पहले भी सुन चुके हैं? बहुत भूले ना हो तो 2015 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बिहार के पैकेज का ऐलान करने जा रहा हूं, 50,000 करोड़ की ज्यादा करूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करूं, 70,000 करोड़ करूं कि ज्यादा करूं, 1.25 लाख करोड़, और चीख चीख के दोनों तरफ दौड़ करके प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। याद आया आपको जिसका मजाक उड़ाया था उस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय लालू प्रसाद जी ने? नस फट जाएगी मोदी जी, ठीक से बोलिए। यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया, क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? ये पुराना भाषण नहीं है। अगर पुराने पर जाएं तो हमको तो नीतीश कुमार का एक भाषण याद आता है। हालांकि तब नीतीश कुमार लालू जी के गठबंधन के साथ थे नीतीश जी, और दोनों मिलकर के
बिहार में मोदी जी को रोकने के लिए काम कर रहे थे। तो एक गीत गा करके, 3 इडियट का एक बहुत पॉपुलर गीत गा करके नीतीश जी ने मीडिया को सुनाया था कि गुजरात से आया था वो, कहां गया उसे ढूंढो। गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। खैर, वक्त बदला, जज्बात बदला। जिन लोगों को कहा था नीतीश कुमार जी ने कि मिट्टी में मिल जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, उन्हीं के साथ चले गए। और इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा है कि उनका अंतिम चुनाव होगा। पूरी तरह से बीजेपी हावी है। आपको जेडीयू कहीं नजर नहीं आ रही होगी। जेडीयू में नीतीश जी अपने शारीरिक रूप से अवसान और अस्वस्थता के शिकार हो चुके हैं। राजनीतिक रूप से आज भी उनका कद इतना बड़ा है कि बीजेपी को चेहरा नीतीश कुमार जी का ही रखना पड़ रहा है। हालांकि ऑफिशियली बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन नीतीश जी को आगे करके वो लड़ रहे हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करने की बात विजय सिन्हा वाली याद है ना, कि जब तक बीजेपी का सीएम नहीं बनेगा, ये सब कुछ उठापटक बीजेपी की बिहार में चल रही है। लेकिन जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चली, उसने अचानक से विपक्ष में ऊर्जा भर दी और जनता विपक्ष के साथ खड़ी हो गई। तो प्रधानमंत्री जी आज गया जी पहुंचे हुए थे। फिर से ऐलान, फिर से शिगुफे, जब तक हर एक व्यक्ति को घर न दे दूं, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। भैया 12 साल हो गया, कब तक वो दिन आएगा? 2022 का आपके ही भाषण में टाइमलाइन निर्धारित की गई थी कि 2022 तक हर सर के ऊपर छत होगी। अब 2025 में भी वही भाषण दे रहा हूं। 2047 में पूरा होगा कि नहीं ये बता दो। फिर उसके बाद यहां तक कह दिए कि जो बाहरी लोग हैं, घुसपैठिए, सीमावर्ती इलाकों में समीकरण, डेमोग्राफी बदल रही है। यह बात मैंने 15 अगस्त को बोली थी और 15 अगस्त को तो आरएसएस की तारीफ भी की थी। बाद में छीछा लेदर हो गई। भाई आरएसएस को आपने एनजीओ बोल दिया। आरएसएस वाले खुद ही सोच रहे होंगे एनजीओ हम हैं या क्या है। आरएसएस वाले खुद ही नहीं याद पा रहा हो कि मोहन भागवत चौंक गए होंगे कि यार जिस आज़ादी की भूमिका में हमारा कोई योगदान नहीं, उसमें आप 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए ये भाषण दे रहे हैं। तो आप तो 15 अगस्त को वहां से बहुत भाषण दे चुके, पहले भी बहुत तरह के बोल चुके हैं जुमले। घुसपैठिया और डेमोग्राफी। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। बिहार में चुनाव आया, बिहार में घुसपैठिया का मुद्दा लेकर के घुस गए नरेंद्र मोदी। कुछ दिन पहले सूत्रों के आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही खबर प्लांट करवाई गई थी टेलीविजन चैनलों के जरिए कि बिहार में एसआईआर के जरिए भारी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये वो बहुत मिले हैं। और उसी से आक्रोशित होकर के तेजस्वी यादव ने कहा था कि सूत्र नहीं, समझ गया ना। बाद में एसआईआर की प्रक्रिया के पहले चरण के बाद एक भी सूची ऐसी नहीं मिल रही है जो चुनाव आयोग ने बताया हो कि इतने बांग्लादेशी, इतने रोहिंग्या मिले हैं। और आज प्रधानमंत्री जी खुद फिर इसको चुनावी भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी बदल रही है, संकट है बिहार के ऊपर, बिहार के लोगों तुम्हारा रोजगार छीन लेंगे, तुम्हारा हक अधिकार छीन लेंगे, कल को भारत को ये छीन लेंगे। बताओ छीनने दोगे कि नहीं? घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। मोदी जी का यह भाषण का हिस्सा सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है, विपक्ष में कोई नेता आरोप लगा रहा है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पा रही। भैया 12वां साल आपके प्रधानमंत्री काल का है। बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से नीतीश कुमार हैं और चंद महीने निकाल दीजिए तो बीजेपी बिहार में सरकार में।
बीजेपी केंद्र में सरकार में, डबल इंजन की सरकार बीजेपी। घुसपैठिए घुस कैसे गए, कब घुसे, कितने घुसे, निकाले क्यों नहीं गए अब तक? आदरणीय मोदी जी, अगर यहां घुसपैठिए है तो उसका दोषी अगर एक मात्र कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर कोई यहां घुसपैठिए है भी तो उसका दोषी है तो अमित शाह है। 20 साल की आपकी बीजेपी की बिहार की सरकार है। अच्छा, दूसरा सवाल और जो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपको दिल्ली का चुनाव याद है? दिल्ली विधानसभा का चुनाव, दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी यही घुसपैठिए का मुद्दा लेकर के दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी और चुनाव जीत करके आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। घुसपैठिए का मुद्दा आपने सुना? घुसपैठिए पर कोई कार्रवाई सुनी? घुसपैठिए पर कोई पॉलिसी बन रही हो सुना? मुद्दा तक भूल गए। अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, झारखंड में चुनाव था, हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद भी बीजेपी चुनाव में चली गई थी और उसके बाद वहां पर सबसे प्राइमरी एजेंडा बीजेपी का क्या था? झारखंड के विधानसभा चुनाव में घुसपैठिए। तो दिल्ली में भी चलेगा घुसपैठिए, झारखंड में भी चलेगा घुसपैठिए, बिहार में भी चलेगा घुसपैठिए। देश का गृह मंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? और आज घुसपैठिए आए कैसे, कब आए, कितने हैं, कहां हैं, कैसे बाहर जाएंगे, क्यों नहीं बाहर गए? एक का जवाब तो प्रधानमंत्री जी आप दे देते। मुझे याद आ रहा है कि घुसपैठिए के सवाल पर संजय सिंह जी ने, आम आदमी पार्टी के सांसद ने, एक बार घेरा था। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कहती है इस देश में उन्हीं लोगों के वोट कट रहे हैं जो घुसपैठिया हैं, घुसपैठिया हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो 22 लाख तो बिहार में कह रहे हैं मर गए इसलिए हमने काट दिए। अब 43 लाख जो वहां पे बचे हैं वो सब घुसपैठिया हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, वो सब पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजे जाएंगे। वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठिया हैं। बीजेपी कह रही है वो घुसपैठिया हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि बिहार के चुनाव में बिहार की जनता पर थोड़ी देर आप बोल दीजिए कि हमने इतने लाख मकान बनवाए, गया जी में भी इतने लाख मकान बन गए, फिर घोषणाओं पर घोषणाओं का पिटारा खोल दीजिए, जिनमें कितनी पूरी होंगी उनकी संख्या बहुत कम होगी और जिनको 2047 में या 2147 में पूरा होना उनकी संख्या ज्यादा होगी। और बिहार के लोगों को इस तरह से भ्रमित करके आप सोचिए, मोदी जी बिहार में गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर भाषण दे रहे हैं। बिहार में जो अंग्रेजी में बोला था उसका बदला ले लिया। संसद में जितना सवाल पहलगाम आतंकी हमले पर पूछा गया उसका जवाब मोदी जी आपने क्यों नहीं दिया? आतंकी आए कैसे, किसकी चूक थी, गए कहां, मार दिए गए, जिंदा हैं, भारत का कोई सैनिक हताहत हुआ, कोई हमारा विमान गिरा, अंत में हमारा देश के साथ कोई विदेशी खड़ा देश क्यों नहीं हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला कि सही बोला? डोनाल्ड ट्रंप को आप क्यों नहीं नकारते? सीज फायर किसने कराया था? न कोई बाहरी आया था, न किसी का दबाव आया था। फिर राज्यसभा में आप बयान देने क्यों नहीं गए? मोदी जी, ये जनता बिहार की ये सब समझती है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ड्रोन को हवा में उड़ा दिया, फुलझड़ी की तरह उड़ा दिया। कल तक तो कहते थे कि 60 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं। तो 60 साल में इस देश की सेना इतनी मजबूत हुई कि पाकिस्तान को नाको चने चबवाई। लेकिन आपका अगर पॉलिटिक्स चले तो आप तो सारी क्रेडिट खा जाएंगे। उसके बाद सेना का क्रेडिट आप ले रहे हैं, सेना का क्रेडिट आप ले रहे हैं। सेना की तरफ से कई तरह के बयान आते जा रहे हैं। सीडीएस कुछ कह रहे हैं, दूसरे सेनाध्यक्ष कुछ और कह दे रहे हैं, तीसरा कोई सेना का अधिकारी आ रहा है मीडियम कुछ और बोल दे रहा है। और आप ऑपरेशन सिंदूर और इन सारी बातों को बिहार में बोल रहे हैं। फिर आप आए घुसपैठिए पर, फिर आप आए ऑपरेशन सिंदूर पर, फिर आप आ रहे हैं कि जेल में जो चला जाए सरकारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन नेता जेल चला जाए तो जेल से दस्तखत करता है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है
कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। इसके बाद पहले गृह मंत्री को भी सुन लीजिए। गृह मंत्री भी बोल रहे हैं और गृह मंत्री जी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी प्रधानमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? ये किस प्रकार की चर्चा हो रही है मेरी समझ में नहीं आता। ये नैतिकता का सवाल है, मोरालिटी का सवाल। फिर गृहमंत्री जी भूल गए कि संसद में वो बैठे थे राज्यसभा में और तड़ी बार का नारा लोग लगा रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैं पहले इस्तीफा दिया, फिर जेल गया, फिर बाहर आया। अच्छा, धर्मेंद्र यादव के सवाल का जवाब न गृह मंत्री दिए न प्रधानमंत्री दिए कि जिसको कहे चक्की पीसिंग उसको डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बनाए हुए हो। माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबल, दक्षिण भारत के कई नेता, येदियुरप्पा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कई नेता, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर कितने मुकदमे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे और तमाम नेताओं के ऊपर कितने मुकदमे, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कितने मुकदमे, कितनी बार जेल गए, नीतीश जी का सृजन घोटाला। भाई बीजेपी वालों को ही जेल में डाल करके उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए मोदी जी और गृह मंत्री जी आप ये कानून ले आए हैं, या अपने ही सहयोगी एनडीए के दलों के लिए? और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जेल में गए, जिस मामले पर जेल में गए उस मामले पर कोर्ट ने बरी किया, आज मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। आपका नियम ये बन जाएगा तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जिसके ऊपर आरोप लगे 30 दिन में जमानत नहीं लिए। प्रधानमंत्री जी कैसे कह रहे हैं 30 दिन में जमानत ले लो, नहीं लिए तो फिर पद छोड़ो, फिर तो आप चुनी हुई सरकारों को गिराएंगे, विपक्ष को। अच्छा, ईडी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, राज्यपाल का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, तमाम संस्थाएं जो लोकतांत्रिक हैं व्यवहारिक रूप से क्या है। जैसे टीवी चैनल पर बैठे एक इंटरव्यू में जब गृहमंत्री से पूछा गया कि पूरे देश में होगा तो तुरंत कहे कि ये तो निर्णय चुनाव आयोग लेगा, लेकिन चुनाव आयोग के सुर में सुर मिला रही है बीजेपी और बीजेपी के सुर में सुर मिला रहा है चुनाव आयोग। बीजेपी को छोड़कर पूरे देश के विपक्ष को लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है और गृह मंत्री को लग रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही है, जमीन पर जाकर कैसे नारे लगवाए जा रहे हैं। तो जनता पूछ रही है, आप उसका ठोस जवाब देने की बजाय घुसपैठिए ये वो, इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पास चुनावी मुद्दे में कुछ ठोस बचा नहीं है। ऐसे में बिहार में क्या होगा, जवाब देने के क्रम में आरजेडी ने एक एक करके सिलसिलेवार जवाब दिया। जितने वादे किए थे बिहार में कितने पूरे हुए। नीतीश जी मांगते थे विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को मिला क्या? हालांकि अब नीतीश जी भी नहीं मांगते, बेचारे कैसे हैं कहाँ हैं पता ही नहीं ठीक से। भाई इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति का पता नहीं कहाँ हैं कैसे हैं। तो खैर बीजेपी अगर सब कुछ कर रही है तो बीजेपी क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी? प्रशांत किशोर जैसा उन्हीं का बी टीम का आदमी, क्योंकि ये जो आपराधिक कानून आए हैं उस पर प्रशांत किशोर समर्थन कर रहा है बीजेपी का। सुनिए। भाई क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। फिर भी प्रशांत किशोर कहता है कि सारी इंडस्ट्री गुजरात में और लेबर जाता है बिहार से वहां,
तो आपका आदमी जो आपके साथ काम किया हुआ है और जो आप आज भी आपके लिए काम कर रहा है, वो भी ये बात कह रहा है। इसका मतलब बिहार में आपके पास न तो वो आत्मविश्वास दिख रहा है, न तो वो तैश तेवर दिख रहा है, और न तो वो कोई नया मुद्दा दिख रहा है जिससे मोदी जी बिहार में प्रभाव पैदा करें। और राज्य बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि नीतीश जी को अगर किनारे भी कर दें तो बीजेपी किसी चेहरे पर चुनाव लड़ जाए। इसलिए बीजेपी बुरी तरह बिहार में घिरी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होती है और जनता का मूड क्या है। अगर जनता विपक्ष के सवालों, इलेक्शन कमीशन से पूछे जाने वाले सवालों, एसआईआर में हो रही धांधलियों और घपलों को समझ पाती है तो ऐसा हो सकता है कि बिहार कुछ ऐसा फैसला सुनाए जो पूरे देश को एक सकारात्मक, संविधानवादी, सामाजिक न्यायवादी उम्मीद बनाए। और अगर बिहार सजग नहीं हुआ तो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा। चिड़ियों जाल में फंसना मत, कोई कहता रह गया और सारी चिड़िया जाल में फंस गई। फिर भी आखिरी वक्त में अगर सब एक साथ जाल लेके उड़ेंगी तो सबकी जान बचेगी, संविधान बचेगा। और अगर नहीं तो देखना होगा कि चुनाव का परिणाम क्या होता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए, ताकि हम इस तरह के मुद्दों के साथ आपसे जुड़े रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।